नमस्कार दर्शकों, फेस टू फेस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बात उस बदलाव की जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीएसटी 2.0 की। अब सवाल ये है कि इससे हमारे पर्यटन क्षेत्र में क्या बदलाव आएगा, हमारे द्वीप समूह के पर्यटन में क्या बदलाव आएगा। क्या सैलानियों को अधिक सुविधाएं मिलेगी, स्थानीय कारोबार और बढ़ेगा। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एवं होटेलियर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गिरीश अरोड़ा को, और साथ ही हैं अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स श्री विनोद को। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गिरीश अरोड़ा जी, आप हमें बताएं कि जीएसटी 2.0 के आने से पर्यटन क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। जी, जीएसटी 2.0 एक रेवोल्यूशनरी रहा है हमारे टोटल पैन इंडिया में, क्योंकि उससे ना ही चीज़ों के दाम कम हुए हैं बल्कि टूरिज़्म पे भी बहुत इफ़ेक्ट आया है। पहले आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स जो हैं, स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स जो हैं, उस पर ऑप्शनल था वेदर दे कैन चार्ज 5% या फिर 18% विद इनपुट। पर अब क्या है कि स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स को, पैन इंडिया सारे स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स को 5% जीएसटी चार्ज करना है विदाउट इनपुट क्रेडिट। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट जो है सारे कस्टमर्स को जा रहा है। उनका जो फूड बिल है उस पर अब 18 की जगह 5% जीएसटी चार्ज होगा। उसके अलावा जो होटल के रूम्स थे उसमें भी 7,500 के नीचे इट वाज 12% जीएसटी एंड अबव 7,500 18% पहले हो रहा था। अब जो है ये 7.5 के नीचे 5% कर दिया गया है और 7.5 के ऊपर 18% चार्ज हो रहा है। तो इससे पैकेज कॉस्ट और एंड कंज्यूमर को कॉस्ट ऑफ रूम कम हुआ है बाय द वे ऑफ रिड्यूस इन जीएसटी। तो इससे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा क्योंकि पैकेजेस सस्ते होंगे, कॉस्ट ऑफ रूम कम होगा, और जो ट्रैवलर्स हम डायरेक्टली compete करते हैं अदर आइलैंड नेशन से या फिर दूसरे बीच डेस्टिनेशन से जैसे गोवा से, तो हम थोड़ा अट्रैक्टिव हो पाएंगे और हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म भी इंटरनेशनल टूरिज़्म से थोड़ा अट्रैक्टिव होगा। तो डेफिनेटली इससे बिजनेस इम्प्रूव होगा। ये डायरेक्ट इफेक्ट है। बट अदरवाइज जो है दामों में भी कमी आई है, हर चीज़ों में कमी आई है, उससे भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो कम होगा इवेंचुअली। जी, तो जीएसटी 2.0 के आने से बदलाव ज़रूर आया है। विनोद जी, आप बताएं इस बदलाव का हमारे पर्यटन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि गिरीश जी ने बताया, होटल के रूम टैरिफ्स में जो कमी हुई है, इससे हमें पैकेज बेचने के लिए बहुत सुविधा होगी, क्योंकि हम compete कर रहे हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि अंडमान का पैकेज बहुत हाई होता है एयरफेयर्स के वजह से। तो ये जीएसटी में जो होटल्स के रेट्स में बदलाव आए हैं, इससे हमें पैकेज में बेचने के लिए रेट्स में सुधार आएगी, और ये जो रेट्स कम हुए हैं ये सीधे कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगी। हमारे जो आने वाले अतिथि है उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये ज़रूर हमारे पर्यटन उद्योग के लिए एक फ़ायदेमंद डिसीजन है। जी, अब आप बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है हवाई संपर्क। तो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं फिर कब से बहाल होंगी। आपने देखा होगा एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे पास है, और पिछले साल हमने देखा कि एयर एशिया ने यहाँ से पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा भी चलाया पोर्ट ब्लेयर से मलेशिया के लिए, और वो 6 महीने तक चला। हमारे यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय हवाई स्टार्ट हो हवाई यात्रा। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा शुरू होने से न सिर्फ हमारे यहाँ पर्यटन उद्योग को, यहाँ के द्वीपवासियों को भी इससे फ़ायदा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जनवरी-फरवरी तक ये दोबारा चालू होगा। जी, गिरीश जी, अब आप बताएं इस समय वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कितनी हवाई सेवाएं संचालित हो रही हैं। इस वक्त अक्टूबर से अराउंड एवरेज 16-17 फ्लाइट्स हैं। किसी दिन 16 है, किसी दिन 17 है। एवरेज पर डे फ्लाइट अराइवल्स जो हमारे एयरपोर्ट पे आ रही हैं, पर ये संख्या आज भी जो प्री कोविड लेवल्स हैं, जब कोविड से पहले 18 एंड 19 में इनिशियल 2-3 महीने 19 के, हमारे पास करीब
24 फ्लाइटें आ रही थी पर डे। जी। तो ये नंबर्स डेफिनेटली आज भी कम हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि डिमांड जैसे इंक्रीज़ होगा, डिमांड मतलब जब लोग पोर्ट ब्लेयर के सर्चेस बढ़ेंगे और लोग पोर्ट ब्लेयर आने के लिए डेस्टिनेशन ढूंढेंगे, टिकट सर्च करेंगे, तो डिमांड से ही आजकल एयरक्राफ्ट्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले, अभी हम सीज़न के स्टार्टिंग में हैं, तो वेरी होपफुल कि दिसंबर जनवरी तक हम 24-25 फ्लाइट पर डे की संख्या को हम अचीव कर पाएंगे। क्योंकि क्या है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है इस आइलैंड्स में, ये ऑलरेडी 25-30 फ्लाइट पर डे को केटर कर सकता है। तो अगर फ्लाइटें कम होती हैं तो डेफिनेटली टूरिज़्म इंडस्ट्री पे थोड़ा स्ट्रेस होता है, क्योंकि ऑक्यूपेंसीज लो होते हैं और टूरिस्ट के संख्या कम होने की वजह से फिर बाकी अलाइड एक्टिविटीज़ पे भी प्रेशर रहता है। जी, जैसा कि आपने कहा कि सीज़न की शुरुआत है, तो अगर हम पहले की तुलना करें, चूँकि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो क्या सैलानियों में, उनकी संख्या में, सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? देखिए, टूरिज़्म आजकल क्योंकि मार्केट बहुत AI ड्रिवन है और मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और फिंगर टिप्स में इंफॉर्मेशन है, तो लोगों को कोई डेस्टिनेशन चूज़ करना हो या कोई फ़्लाइट टिकट बुक करना हो बहुत कन्वीनियंट है। तो आज आप compete कर रहे हो नॉट ओनली इंडियन डेस्टिनेशन से, बट कि जो नेबरिंग फॉरेन डेस्टिनेशन है उनके साथ हमारा बहुत स्टिफ कंपटीशन है। तो आपका प्रोडक्ट, आपका प्राइसिंग उससे बेटर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप बेच नहीं पाओगे। हमारा डायरेक्ट कंपटीशन थाईलैंड से है, मलेशिया से है, सिंगापुर से है, श्रीलंका से है, मालदीव से है, मॉरिशस से है। ये सारे डेस्टिनेशन बहुत अट्रैक्टिव हैं और इनसे compete करने के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट्स एट पार या उससे बेटर होना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे 2018 में टोटल पैसेंजर अराइवल्स करीब 8,95,000 पैसेंजर अराइवल्स हुए थे इस एयरपोर्ट में, एंड लास्ट ईयर करीब 7,91,000 पैसेंजर अराइवल्स हुए थे। तो हम आज भी अगर हम 18 और लास्ट ईयर को कंपेयर करें तो 97,000 पैसेंजर साल में हमारे कम आए हैं। तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर पैसेंजर कम है तो टूरिस्ट कम है। तो हमारा जो रफ कैलकुलेशन है उससे हम आज भी प्री कोविड लेवल्स पहुंच नहीं पाए हैं। इसलिए आप देखेंगे कि टूरिज़्म इंडस्ट्री थोड़ा स्ट्रेसफुल पोजीशन में है, बट हम उम्मीद रखते हैं जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, आज एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहा है वो इसीलिए ले रहा है कि हम वापस रिवाइव कर पाएँ और वो नंबर्स को क्रॉस कर पाए। और हमारा जो एक बेंचमार्क है कि हम कोशिश कर रहे थे कि 10 लाख टूरिस्ट पहुँचें। प्री कोविड हम कोशिश कर रहे थे कि भाई 10 लाख की संख्या पहुँचे, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में हमको 10 लाख वो मैजिक नंबर टच करना है। जी, इस साल इस जो सीज़न चल रहा है इसमें पर्यटन विभाग ने एक बहुत बढ़िया तोहफा दिया है हमारे सैलानियों को, बैरन द्वीप को खोलकर। तो विनोद जी, आप बताएं, क्या बैरन द्वीप का सैलानियों के लिए खोला जाना पर्यटन को नई उड़ान देगा? मैं मानता हूँ, मैं इसको एक वेलकम स्टेप मानता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इसको देखना चाहते हैं, काफ़ी लोग पहले भी ये चल रहा था, तो मैं इसको एक वेलकम स्टेप मानता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि एक रेगुलर बेसिस में ये चले, ताकि हम दिसंबर, नवंबर, जनवरी का पैकेज में इसको बेच सके, और मैं इसको एक वेलकम स्टेप भी मानता हूँ। तो भविष्य में और कौन कौन से द्वीपों को खोले जाने का प्रयास चल रहा है? अभी जो प्रशासन का टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ बहुत से ऐसी चीज़ें को ला रहा है, अंडमान में नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे एस्ट्रो टूरिज्म पॉलिसी, स्कूबा डाइव पॉलिसी, कैरावान आया हुआ है, और गेम फिशिंग, बर्ड वॉचिंग, और कुछ नए डेस्टिनेशंस को भी खोलने की बात चल रही है। तो हम आशा करते हैं कि इन सब नए डेस्टिनेशन के खुलने से और बाकी द्वीपों में भी एडवेंचर स्पोर्ट्स का इंट्रोड्यूस होने से पर्यटकों को ऑप्शन मिलेगी बहुत जगह जाने के लिए। हडबे के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी थोड़ा इंप्रूव होगा तो हमारे यहाँ टूरिज्म जरूर बढ़ेगा। कनेक्टिविटी के बारे में गिरीश जी आप बताएं। जैसा विनोद जी ने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी हाल ही में सिंक का SOP फाइनल किया है। तो सिंक इज़ वन ऑफ दैट डेस्टिनेशन जो एक बहुत प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है, जैसे बैरन है, और सिंक के SOP की वजह से अब वहाँ कनेक्टिविटी स्टार्ट होनी चाहिए।
और उसी तरह अभी रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेशन ने हाउस बोट पॉलिसी फाइनल की है, तो वो भी एक नया टाइप का टूरिज्म है। जैसे हाउस बोट्स केरला में और कश्मीर में अवेलेबल हैं, उसी तरह के हाउस बोट्स यहाँ पर और इवन नॉर्थ एंड मिडल में इस पॉलिसी के आने के बाद आने की उम्मीद है जी। कनेक्टिविटी जैसा आपने कहा बहुत प्राइम है और इसमें प्राइवेट लोगों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। आज स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप में कनेक्टिविटी होने का मेन रीज़न है कि प्राइवेट प्लेयर्स ने पैसेंजर फेरी सर्विसेज वहाँ पे शुरू किया है जी। उसी तरह हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि बैरन आइलैंड, सिंक आइलैंड, जी जी, लॉन्ग आइलैंड, इसमें भी रेगुलर पैसेंजर सर्विसेज प्राइवेट पीपल लोग ला पाएं। उससे क्या होगा कि एक कॉस्ट कंटिन्यूटी ये हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। बाराटांग एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पर हाउस बोट की सर्विस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, और बाराटांग को हैवलॉक से कनेक्ट करने की भी एक कोशिश 2 साल पहले हमने की थी, पर वो वापस से हम चाह रहे हैं कि वो स्टार्ट कर पाएं। तो उससे क्या होगा कि लोग हैवलॉक से बाराटांग होकर पोर्ट ब्लेयर बाय रोड आ सकते हैं। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्राइवेट सेक्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। सी प्लेन चलाने की कोई योजना है? सी प्लेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उड़ान स्कीम के तहत सी प्लेन के रूट्स को ऑलरेडी अलॉट किया है। ये मेरे ख्याल से शायद तीसरी बार उन्होंने अलॉट किया है, पर अभी तक किसी ने ऑन ग्राउंड सी प्लेन यहाँ पर ला नहीं पाए हैं। सी प्लेन को लाने में काफ़ी चैलेंजेस हैं, उसका रिपेयर, मेंटेनेंस, अवेलेबल ऑफ एयरक्राफ्ट, काफ़ी चैलेंजेस हैं। बट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सी प्लेन सर्विसेज शुरू हो। सी प्लेन सर्विसेज और हाई एंड टूरिज्म ये हैंड इन हैंड है। जैसे बड़े होटल्स आएंगे, क्योंकि सी प्लेन का ऑपरेशन एक्सपेंसिव है, टिकट्स भी एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसको अफोर्ड भी हाई एंड टूरिस्ट ही कर पाएगा। तो हाई एंड होटल्स के आने के बाद हाई एंड कस्टमर्स जब आएंगे तो वही ये सर्विस को अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये एक चिकन एंड एग स्टोरी है। तो सी प्लेन और हाई एंड कस्टमर्स, तो जैसे जैसे बड़े प्रॉपर्टीज बनेंगे तो आई थिंक सी प्लेन भी स्टार्ट हो जाएगा। हमारे द्वीप समूह में ऐसे और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको पर्यटन के तौर पर उनका विकास किया जा सकता है? हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स का हमारे वहाँ बहुत स्कोप है जी। लोग कहते थे कि एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब गोवा है। मैं मानता, क्योंकि मैं मानता हूँ अंडमान में जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, अब देखिए हम बहुत लेटेस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स हमारे वहाँ आ गया है। गेम फिशिंग को भी हम एक एडवेंचर स्पोर्ट्स में ही मानते हैं, उसका भी अच्छा प्रमोशन चल रहा है। हमारे पास वाटर स्कूटर, सेमी सबमरीन, हमें एक प्रमोशनल कैंपेन चलाना चाहिए जहां हमें अपने आप को एडवेंचर स्पोर्ट्स हब बनाना चाहिए। हमारे पास हेरिटेज सर्किट्स है, हमें उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे गिरीश जी ने बताया, लॉन्ग आइलैंड हैवलॉक का एक सर्किट चलाना चाहिए, बाराटांग से हैवलॉक, ऐसे हमें कुछ कुछ नए रूट्स को और नए जगहों को खोलना चाहिए और एडवेंचर स्पोर्ट्स को खूब मार्केटिंग करना चाहिए। जी, हमारा द्वीप जो है हिस्टोरिकल आइलैंड कहा जाता है। पूरे द्वीप समूह में, पूरे विश्व की अगर बात करें तो हमारा द्वीप समूह का एक ऐतिहासिक महत्व है। तो हमारे द्वीपों को देशभक्ति पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए क्या किया जा रहा है? मैंने वही कहा ना कि इसको एक तीर्थ स्थल के रूप में हमें मार्केटिंग करना चाहिए। और मैंने जो हेरिटेज वॉक बोला, ये पूरा आपका जो सवाल था उसी से जुड़ा हुआ है। हमारे हेरिटेज वॉक में सारा हिस्ट्री जुड़ा हुआ है। हमें आज की जनरेशन को बताना चाहिए कि भारत का जो आज़ादी था उसमें अंडमान की क्या भूमिका थी, आज़ादी का पहला तिरंगा यहाँ लहराया गया। तो एक सर्किट बनाकर हमें इसको बेचना चाहिए। हिस्टोरिकल टूरिज्म के लिए भी लोग आते हैं। तो ये जो हेरिटेज वॉक का इंट्रोडक्शन मैंने बोला, ये इसी का एक हिस्सा है। जी, गिरीश जी आपका क्या ख्याल है? देखिए, अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सुभाष द्वीप है, रॉस आइलैंड, उसका उन्होंने अभी कंसल्टेंसी किया है और उस पूरे आइलैंड को एक डे डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप करने का प्लान चल रहा है। सिमिलरली वाइपर आइलैंड पे भी अभी कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जिससे वाइपर आइलैंड को भी एक कंप्लीट डे डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जाएगा। तो अपार्ट फ्रॉम सेलर जेल और जो हमारे पोर्ट ब्लेयर में एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल मेमोरियल्स हैं, वाइपर और रॉस के डेवलप होने से ये कंप्लीट एक सर्किट बन जाएगा जो ब्रिटिश, जापानीज हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल को कंप्लीट सर्किट को डेवलप करेगा। और पेट्रियाटिक टूरिज्म जो हमारा एक स्ट्रेंथ है,
अपार्ट फ्रॉम बीच टूरिज्म या जो इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हमारा है, उसके अलावा पेट्रियोटिक टूरिज्म भी हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, उसको भी डेवलप करने का एक बहुत अच्छा रास्ता तैयार हो जाएगा। जो हमारे देश के युवा हैं, सबसे मजबूत कड़ी होती है समाज की, तो पर्यटन के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने के लिए क्या किया जा रहा है? मैडम, टूरिज्म इज द ओनली इंडस्ट्री इन दीज आइलैंड्स। मतलब अगर आप देखें गवर्नमेंट सेक्टर के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार भी नहीं बोलूँगा, एंटरप्रेन्योरशिप अगर कहीं पे है तो वो टूरिज्म में है। आज आप देखिए करीब 700-800 छोटे बोट्स चल रहे हैं फ्रॉम डिगलीपुर टू पोर्ट ब्लेयर। ये सारे बोट्स जितने हैं ये सारे ओनर्स आइलैंडर्स हैं, ऑपरेटर्स आइलैंडर्स हैं। स्कूबा डाइव सेंटर्स आप देखिए या एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स देखिए या गाइड्स या गाड़ियाँ या टू व्हीलर रेंटल, आप किसी भी तरह की एक्टिविटी देखिए, इवन आप रिसोर्ट्स देखिए तो 80% होटल रिसोर्ट रेस्टोरेंट्स ओन्ड बाय आइलैंडर्स है। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी टूरिज्म इंडस्ट्री ने उनको दी है। अब वो जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बन गए हैं। अच्छा, मोदी जी की सरकार ने जो लोन देने के सिस्टम को इतना ईज किया है कि आज आप हर सेक्टर पे कोलैटरल फ्री लोन ले सकते हैं। तो गाड़ी लेना, बोट लेना या अपना कोई व्यवसाय स्टार्ट करना, बैंक से 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन आपको कोलैटरल फ्री मिल रहा है। तो ये सब की वजह से आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री इस आइलैंड्स में 70% हाउस होल्ड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। किसी ना किसी रूप में हर घर में कोई ना कोई आदमी टूरिज्म से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो ये डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल है कि टूरिज्म कैसे अंडमान के लोगों में, अंडमान के बच्चों में नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। जी, विनोद जी, हमारे युवाओं का रिस्पांस कैसा है पर्यटन को लेकर यहाँ पर? युवाओं का रिस्पांस बहुत अच्छा है। आप देखिए बाराटांग से लेकर डिगलीपुर तक सारे आपको यंग लड़के दिखेंगे जिन्होंने बोट लिया हुआ है, गाड़ी लिया हुआ है, होम स्टेस है। अभी जैसे गिरीश जी ने बताया स्कूबा, पहले स्कूबा में हमारे यहाँ के लोग दिखते नहीं थे। अभी आप देखिए स्कूबा ऑपरेटर से लेके, गाइड से लेके, डाइव इंस्ट्रक्टर सब हमारे यहाँ के युवा है। यहाँ की युवा पीढ़ी धीरे धीरे पर्यटन की ओर अपनी जिम्मेदारी को समझती है और जुड़ना, यहाँ के लोग जुड़ना शुरू हो गए अभी। जी जी, कई बार देखा जाता है कि यहाँ के इतिहास के बारे में यहाँ के लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ टूरिस्ट गाइड की संख्या काफ़ी होती। तो ऐसे में बच्चों को यहाँ के इतिहास के बारे में और उनको जानना चाहिए, इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए अभी मैं आपसे सहमत हूँ, सेलुलर जेल में भी आप जाइए तो गाइडों की कमी है। इसका संज्ञान पर्यटन विभाग ने लिया। पिछले 6 महीनों में उन्होंने 3 बार ट्रेनिंग करवाया टूरिस्ट गाइड का। तो लगभग 35 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए हैं। मेरे ख्याल से आज या कल वो जुड़ रहे हैं सेलुलर जेल से। उसके साथ IITTM उड़ीसा और IITTM भुवनेश्वर के साथ मिलकर एक 100 लोगों का टूरिस्ट गाइड का अभी कोर्स चल रहा है। एस्ट्रो टूरिज्म गाइड के लिए अभी पिछला 10 दिन से गाइड कोर्स चल रहा है। तो जितने भी टूरिज्म हमारे ऐतिहासिक जगह है, रॉस आइलैंड के लिए अलग से चल रहा है। तो इस विषय में पर्यटन विभाग काम कर रहा है और यहाँ के लोग, सबसे बड़ी बात है 100 से ज़्यादा लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो यही दिखाता है कि यहाँ की युवा पीढ़ी यहाँ के इतिहास से जुड़ना चाहता है। जी, गिरीश जी, किन प्रोजेक्ट्स पे इस समय काम चल रहा है? अभी टेंडर्स हुए थे जो नील आइलैंड, एविस आइलैंड नॉर्थ में जी, और रॉस एंड स्मिथ आइलैंड नॉर्थ डिगलीपुर के पास, और इन सब आइलैंड्स का टेंडर, इवन मेगापोर्ट नेस्ट का, इन सब आइलैंड्स का भी टेंडर हुआ था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। कई लोगों ने इस टेंडर में पार्टिसिपेट किया था। तो होपफुली आने वाले 2-3 हफ्तों में वो टेंडर्स खुल जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि बड़े ब्रांड्स इन आइलैंड्स को सक्सेसफुली डेवलप कर पाएंगे। जैसे ताज ने हैवलॉक में गवर्नमेंट लैंड पे टेंडर पे पार्टिसिपेट किया था। तो ये 4-5 द्वीप हैं जो इनिशियली आए हैं। इसके बाद और भी प्रोजेक्ट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास में जो इन प्रोजेक्ट्स के सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट के बाद में उनके भी टेंडर्स होंगे। किन क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता है ताकि हमारा पर्यटन और फले फूले? सबसे बड़ा सुधार हमको चाहिए होगा वेस्ट मैनेजमेंट में, क्योंकि हमारे अपने चैलेंजेस हैं। जियोग्राफिकली हम बहुत रिमोट हैं और वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत क्रिटिकल इशू रहा है। जबकि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं। हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन किया है,
हमने 2 लीटर के नीचे पीईटी बॉटल्स बैन किए हैं। उससे जो मेजर लोड है वेस्ट का वो कम हुआ है, बट फिर भी सॉलिड वेस्ट एंड वेट वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें हमको और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत रिमोट हैं, अलग अलग द्वीप में, सब जगह में, स्पेशली जहाँ पे टूरिज्म है वहाँ पे वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो उसका कलेक्शन, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन टू पोर्ट ब्लेयर, एंड उसके बाद इसको सिर्फ पोर्ट ब्लेयर नहीं, इसको मेनलैंड इंडिया भेजना पड़ता है, चेन्नई भेजना पड़ता है, जहाँ पे इसका प्रॉपर साइंटिफिक डिस्पोजल होता है, क्योंकि यहाँ स्क्रैप जो जनरेट होता है उसका कंज्यूम करने के लिए उसको रेस्ट ऑफ इंडिया भेजना पड़ता है। तो एक बहुत चैलेंजिंग पोजीशन है, क्योंकि इतना रेमुनरेटिव नहीं है कि यहाँ से फ्रेट पे करके चेन्नई पहुँचा के आप इसको मतलब जो ले जाएगा उसको उसकी वैल्यू मिल जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ सपोर्ट चाहिए होगा, ताकि हम सारा वेस्ट जो है साइंटिफिकली डिस्पोज कर पाएँ। ये मेरे ख्याल से एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि इकोलॉजिकली इतना ब्यूटीफुल और फ्रेजाइल आइलैंड्स हैं, ये तभी चल पाएगा जब इसकी खूबसूरती हम बरकरार रख पाएंगे। जी विनोद जी, पर्यटन के प्रचार प्रसार में स्टेक होल्डर्स, उनका कितना बड़ा योगदान? प्रचार प्रसार में अभी आप देखेंगे तो स्टेक होल्डर्स का सबसे ज़्यादा योगदान है जी। होटेलियर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन है, 3-4 एसोसिएशन है, सारे स्टेक होल्डर्स, क्रूज ऑपरेटर्स है, सब मिलकर पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जितनी भी टूरिज्म फेयर्स लगती है इसमें प्रमोट करते हैं। सब ने अपने अपने कंसल्टेंट्स रखे हुए हैं, मतलब स्टेक होल्डर्स का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ अभी पर्यटन विभाग भी पिछले 6 महीने से वो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो स्टेक होल्डर्स न सिर्फ देश में बल्कि बाहर में भी ब्रांड अंडमान को प्रमोट करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जी गिरीश जी, आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल के अलावा बड़े पैमाने पर सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, डेस्टिनेशन को प्रोमिनेंस देना है, तो इट कैन बी म्यूजिक फेस्टिवल्स, सस्टेनेबल म्यूजिक फेस्टिवल सनबर्न भी है, और ज़ीरो जो मिजोरम में होता है वो भी है। सो सस्टेनेबल म्यूजिक फेस्टिवल्स किए जा सकते हैं, फूड फेस्टिवल्स किए जा सकते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स किए जा सकते हैं। बेसिकली क्या है कि हमको डेस्टिनेशन को लोगों के बीच में प्रोमिनेंट करना है और प्रोडक्ट डेवलप करना है। जितना हम यहाँ में लोकल, अभी जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम चल रहा है, कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन सब अभी आने वाले कुछ वर्षों में कंप्लीट होंगे। तो ये सारे जब कंप्लीट हो जाएंगे तब जाके वो आपके पास में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अवेलेबल होंगे, और तब जाकर लोग वो देखने के लिए आएंगे। तो हमारा मानना ये है कि अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल फेस्टिवल्स, हमको लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास, जिसको देखने के लिए टूरिस्ट आ रहे हैं, उसको भी डेवलप करना है, और इंटरनेशनल स्केल पे, क्योंकि आज टूरिस्ट के पास अवेलेबिलिटी और कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि वो कहीं भी जा सकता है। तो अंडमान क्यों आए? वो तभी आएगा जब आपके पास में वो प्रोडक्ट होगा, और वो प्रोडक्ट को आप मार्केट कर पाओगे, आप उसको शोकेस कर पाओगे प्रॉपरली, तभी उसको डेवलप कर पाओगे। जी अब विनोद जी, यहाँ के जो आम नागरिक है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से अपनी भागीदारी निभा सकते हैं? आपने देखा होगा पिछले 1-2 वर्ष से बेड एंड ब्रेकफास्ट का एक कंसेप्ट शुरू हुआ अंडमान में जी। तो काफ़ी लोग हाउस होल्ड्स इससे जुड़े हुए हैं। तो आम नागरिकों का एक तरह से पर्यटन उद्योग में आना शुरू हुआ बेड एंड ब्रेकफास्ट से। और अभी कुछ फेस्टिवल्स चल रहे हैं, कोरियन फूड फेस्टिवल, मानसून फेस्टिवल, निकोबारी फूड फेस्टिवल, कोकोनट फेस्टिवल। तो इसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ के सारे जो हाउस होल्ड्स है उनका स्टॉल लगा हुआ है। इस बार मैं अभी फ्ली मार्केट गया था तो बम्बू फ्लाट, विमरलीगंज से काफ़ी लोगों का वहाँ पे स्टॉल लगा था। तो धीरे धीरे द्वीपों के जो लोग हैं वो पर्यटन उद्योग से जुड़ रहे हैं, अपने कलाकारी के माध्यम से, अपने फूड स्टाइल से, अपने कल्चर से। तो ऐसे लोग जुड़ रहे हैं और ये देखने को मिल रहा है बदलाव। जी गिरीश जी, नई पीढ़ी को पर्यटन कौशल प्रशिक्षण देने की कोई योजना है? देखिए, गवर्नमेंट के तो ऑलरेडी ITI में और कई स्कीम्स हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, बट हम लोग भी अपने एसोसिएशन की तरफ से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो इमीडिएटली टूरिस्ट से इंटरेक्ट करते हैं, वेदर दे आर ड्राइवर्स और फ्रंट ऑफिस स्टाफ या हाउस कीपिंग के स्टाफ है, जिनका डायरेक्ट इमीडिएट गेस्ट के साथ में इंटरेक्शन होता है, तो उनके जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, उनके एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, इसकी ट्रेनिंग हम करा रहे हैं, रेगुलरली करा रहे हैं। और फैकल्टी को हम बाहर से मंगाते हैं,
और एसोसिएशन से जितने भी होटल्स हैं उनके स्टाफ को लेकर, इवन ड्राइवर्स को और जो टूरिस्ट बोट ऑपरेटर्स हैं उनको लेकर हम रेगुलरली ट्रेनिंग करा रहे हैं, क्रैश कोर्सेज करा रहे हैं, ताकि उनका जो एटलीस्ट उनके जो बिहेवियर्स हैं टूरिस्ट के साथ में वो फ्रेंडली हो। वैसे भी देखेंगे अंडमान के जो लोग हैं, जो हमारी पूरी जो अंडमान निकोबार के लोग हैं वो बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली है। एक हमारा बड़ा एडवांटेज है कि ऑल आर हिंदी स्पीकिंग, तो वो एक बहुत एडेड एडवांटेज हो जाता है कि कंफर्टेबल है, क्राइम रेट नहीं है। तो दीज आर ऑल एडवांटेज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जो आगे प्रमोट करते हैं। तो उसके बाद ये जो स्किल डेवलपमेंट जो हम करा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन करा रहा है, ITI करा रहा है, ये डीब्रेड करा रहा है, इससे क्या होता है कि प्रोफेशनलिज्म आ जाता है लोगों में और दे नो हाउ टू हैंडल अ गेस्ट। और मतलब जो क्या अतिथि देवो भव, तो उसमें आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा वेलकमिंग होना चाहिए। तो ये चीज़ें स्वाभाविक भी है, इंडियंस में, भारतीय नागरिक में स्वाभाविक है, हर घर में होता ही है। उसको थोड़ा सा डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है, जो हम लोग कर रहे हैं, पर इसमें और बहुत काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो इनफ है, इसमें हमको और इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनिंग्स में भी बाहर के कुछ कॉलेजेस के साथ में टाई अप करके यहाँ में स्किल डेवलपमेंट के और कोर्सेज कराने की ज़रूरत है, जिससे हम यहाँ के लोग बच्चों को वो एक्सपोजर दे सकें कि वो यहाँ में सिर्फ इससे ट्रेनिंग लेके जॉब भी कर पाएँ और एंटरप्रेन्योरशिप भी कर पाएँ। जी, अंत में विनोद जी, आपकी हमारे सैलानियों से मुलाकात भी ज़रूर होती होगी। हमारे सैलानी कितने संतुष्ट हैं? हमारे सैलानी यहाँ से बहुत संतुष्ट है। यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की वर्जिन बीचेस, उनको यहाँ की खूबसूरती बहुत भाती है। बट कुछ कुछ हमें, जैसे गिरीश जी ने बताया, हमें अभी कुछ कुछ काम करना है। हमें अभी इंटर इवेंट्स में भी कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने हैं। सैलानियों का जहाँ तक सवाल है, वो यहाँ की खूबसूरती से और यहाँ की जो हमारी बीचेस है उनसे बहुत खुश है। और यहाँ के जो ड्राइवर्स है, यहाँ के पर्यटन उद्योग से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके व्यवहार से वो बहुत खुश है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गिरीश जी, इस समय जो टूरिस्ट सीज़न हमारा चल रहा है, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? देखिए, जैसा मैंने बताया, मैक्सिमम पॉपुलेशन टूरिस्ट पर डिपेंडेंट है, और अगर टूरिस्ट सीज़न थोड़ा सा भी ख़राब हो तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आ जाता है। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि ये टूरिज़्म फ्लरिश हो, हम 10 लाख की संख्या जल्द ही 2-3 सालों में प्राप्त करें, और ये सीज़न सारे इंडस्ट्री के लिए, सारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा हो। और क्योंकि लोगों ने बैंक से लोन लिए हुए हैं और लोन लेके अपना व्यवसाय स्टार्ट किया है, तो टूरिस्ट के आने से ही हर ऑपरेटर का, हर होटलियर का, हर रेस्टोरेंट का इनकम बढ़ता है और वो अपने बैंक के किस्त चुका पाता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि और टूरिस्ट आएँ और यहाँ की इकॉनमी डेवलप हो। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का प्रयास, स्टेक होल्डर्स के सहयोग और लोगों की भागीदारी, ये तीनों मिलकर हम अपने पर्यटन को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और हमारा पर्यटन विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक अपनी अलग जगह बनाएगा। आप दोनों आज कार्यक्रम में आए, समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, फेस टू फेस कार्यक्रम के अगले अंक में आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।